अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, विलिंग वेज लाहौर के प्लेटफॉर्म से नदीम नूर। हस्ब साबिक हम हर बुध के दिन शाम 5 से 6 बजे के दरमियान मूड और मिजाज की ख़राबियों पर, बीमारियों पर, कैफियत पर, इमोशंस पर, डिफ़िकल्टीज़ पर बात करते हैं। हमेशा की तरह हमारे साथ मिसामना नवाज़ एज एन एक्सपर्ट इस प्रोग्राम में मौजूद हैं और आज हम मूड और मिजाज के एक ख़ास मसले को, जिसे आमतौर पर एंगर या गुस्से के तौर पर भी जाना जाता है, इस पर बात करेंगे। वेलकम टू द शो मिसामना। प्लीज़ हमें बताइए कि एंगर का इम्पैक्ट, एंगर क्या होता है, किस तरह से ये सामने आता है, इससे क्या क्या ख़राबियाँ होती हैं, और इससे भी पहले कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के मूड और मिजाज की ख़राबी में एंगर का क्या अच्छा बुरा रोल है। एंगर इश्यूज़ बड़े कॉमन है जितने भी मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, और यूजुअली जब फैमिली नोटिस करना शुरू होती है किसी भी शख्स में कि इसके कुछ मूड प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें जो इनिशियल कुछ सिम्टम्स होते हैं उनमें से एक सिम्टम है कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गया है, पेशेंट में आना शुरू हो जाता है जब घर वाले नोटिस करना शुरू हो जाते हैं, या फ्रेंड्स या कलीग्स या रिश्तेदार, आसपास के लोग रहने वाले नोटिस करना। तो ये पहला नोटिसेबल सिम्टम है जो नज़र आता है किसी भी ऐसे पेशेंट में जो कि मूड डिसऑर्डर का शिकार होता है। और एक इसकी मुख्तलिफ़ किस्में हैं। आमतौर पर गुस्से के बारे में यही तासुर मिलता है कि शायद गुस्से का मतलब है कि कोई सिर्फ इसका मतलब है कि आप अग्रेशन शो कर रहे हैं या आप चीज़ें तोड़ फोड़ रहे हैं। गुस्से की मुख्तलिफ़ किस्में हैं और वो मुख्तलिफ़ वेरिएशंस में नज़र आता है गुस्सा। लेकिन अगर हम बात करें कॉमनली मूड डिसऑर्डर्स के हवाले से, तो उसमें मैनिक फेज़ का गुस्सा एक और तरह का होता है, डिप्रेशन के फेज़ का गुस्सा एक और तरह का होता है। डिप्रेशन में गुस्से के साथ कुछ चिड़चिड़ापन होता है, डिप्रेशन में गुस्से के साथ कुछ इंटरनलाइज्ड गुस्सा भी होता है, ऐसा गुस्सा जो आप अपने ऊपर कहीं निकाल रहे होते हैं खुद का ख्याल ना रख के या अपने आप को हार्म करके। मेनिया का गुस्सा, जो बाइपोलर मेनिया होता है, उसका गुस्सा अमूमन दूसरों पर ज़रा ज़्यादा निकलता है, दूसरों को हार्म पहुंचाने की तरफ ज़्यादा जो है वो रुझान होता है पेशेंट्स का। अगर हम बात करें कि क्या डिफरेंट वेरिएशंस पाई जाती हैं गुस्से में, तो उसमें कुछ गुस्से इस तरह के भी होते हैं जिसको पैसिव अग्रेशन कहते हैं, कि जिसमें आप ऊपर से तो मान रहे हैं बात और एक कंप्लाई कर रहे हैं, लेकिन दिल में ज़रा रंजिश है और कहीं ना कहीं निकाल रहे हैं गुस्सा किसी और सूरत में, बदला लेके या कंप्लाई ना करके, उस शख्स के पीछे कंप्लाई ना करके। तो कुछ गुस्सा पैसिव अग्रेसिव फॉर्म में भी होता है। एक गुस्से की शक्ल सार्केज़म भी है, कि जिसमें आप सार्कास्टिक होते हैं, आप कॉन्स्टेंटली आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें आप सार्कास्टिक रिमार्क्स पास कर रहे हैं, ऐसे कमेंट्स हैं। ये भी गुस्से की ही शक्ल है। एक गुस्सा होता है जो कि डायरेक्ट वर्बल अब्यूज़ में होता है, जिसमें आप वर्बली यानी ज़ुबान ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दूसरे के लिए हर्टफुल है। उसमें गाली का इस्तेमाल भी हो सकता है, उसमें कुछ हार्श कमेंट्स भी शामिल हो सकते हैं। एक गुस्सा ब्लेमिंग भी है, जिसमें हम अपनी फॉल्ट उस तरह से एक्सेप्ट नहीं करते और हम हमेशा दूसरों को ही ब्लेम करते रहते हैं। ये भी एक गुस्से की ही शक्ल है, कि जिसमें हम हर वक्त दूसरों को ब्लेम करते रहते हैं कि ये आपका कसूर है, आपका कसूर है, आपकी वजह से ये है। और ये आमतौर पर मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स में पाया जाता है, ये वाली एक फॉर्म ऑफ एंगर, कि जिसमें ब्लेमिंग बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, जिसमें अपनी ज़िंदगी के तमाम फेलियर्स, तमाम लॉसेस के ज़िम्मेदार हम किसी दूसरे को ठहराए रखते हैं। तमाम खराबियाँ, चाहे उसमें दूसरों का कोई अमल दखल ना भी हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये भी एक गुस्से की शक्ल है। एक रिटेलिएटरी एंगर भी होता है, जिसमें आप बगावत पे ही उतर आते हैं कि अब मैं कोई बात नहीं मानूंगा। ये भी गुस्से की एक शक्ल है, जिसमें आप बाकायदा बिहेवियरली अपने रवैयों के थ्रू ये बताते हैं कि हम आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। और मूड डिसऑर्डर्स में ये बहुत कॉमन टाइप है, कि जिसमें किसी अथॉरिटी को ना मानना, घर में अगर कोई अथॉरिटी है जैसे पेरेंट्स हैं तो उनकी ना मानना, कई दफ़ा घर छोड़ने की बातें भी करना और छोड़ के भी जाना,
ऑफिस में बॉस है या कोई और सीनियर कोलीग है तो उनको भी, उनकी भी अथॉरिटी को चैलेंज करना, तो एक रिटेलिएशन वाला एलिमेंट भी गुस्से की ही एक शक्ल है। एक गुस्से की शक्ल तो जैसे जो कि बहुत कॉमन है और जिसको आमतौर पर सिर्फ गुस्सा समझा जाता है, वो है कि आप ब्लाइंड रेज, जिसे आप कहेंगे कि बस बहुत ज़्यादा गुस्सा जिसमें आप वर्बली भी अब्यूसिव हैं, आप फिज़िकली भी अब्यूसिव हैं, अग्रेसिव बहुत ज़्यादा है और हाथापाई भी उसमें शामिल होगी। एक गुस्से की शक्ल ये भी है। एक शक्ल इसकी डिप्रेशन जैसी शक्ल भी है गुस्से की, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि जो मूड डिसऑर्डर्स में पेशेंट्स होते हैं तो कई दफ़ा उनका गुस्सा एक्सटर्नल होने की बजाय वो इंटरनल ज़्यादा होता है, यानी अपने ऊपर ही उसके गुस्से के असरात किसी तरह नज़र आने लगते। बिल्कुल ऐसे ही है। और बहुत सी किताबों में डिप्रेशन को इंटरनलाइज्ड एंगर भी कहा जाता है कि एक ऐसा गुस्सा जो आप अपने ऊपर निकाल रहे होते हैं, कि जिसमें आप सेल्फ़ केयर छोड़ देते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का सोच रहे होते हैं या ख़ुद को हार्म पहुंचा रहे होते हैं या ज़िंदगी को ख़त्म करने की कोशिश करते भी हैं और अपनी तबाही खुद ही यानी कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो डिप्रेशन भी एक शक्ल गुस्से की ही है, जिसमें चिड़चिड़ापन भी आता है, जिसमें आप आइसोलेट हो जाते हैं, किसी से बातचीत नहीं करते हैं। तो गुस्से की ये भी शक्ल हो सकती है। एक गुस्सा जो है वो सबसे जो ख़तरनाक गुस्सा है इन सारे टाइप्स जिसकी हम बात करें ना, उसमें एक है वैसे वो गुस्सा जो कि अनरिजॉल्व रहता है, यानी जो कि आप पी जाते हैं। और साइंटिफिकली ये बात सामने आई कि सबसे ज़्यादा डेंजरस यही गुस्सा होता है और कॉन्सेप्ट ये बहुत आम है, गुस्सा पी जाना या दबा देना या अपने अंदर रखना। पी जाने से मुराद है रेजोल्यूशन नहीं जी, बल्कि वक्ती तौर पर खामोशी इख्तियार कर लेना, बिल्कुल, या कोई आउटवर्ड कदम ना उठाना, उस बारे में बात ना करना। पी जाने से, क्योंकि पी जाने से लोग ये मतलब भी लेते हैं कि आप उसे जाने देते हैं या यू लेट गो कर देते हैं। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ ये लेट गो इसका मतलब नहीं है। और हमारा कल्चर भी, बहुत से कल्चर्स इस चीज़ को प्रमोट भी बहुत करते हैं कि गुस्सा पी जाओ, लेकिन अगर आप डेप्थ में इस चीज़ को देखें तो वो तमाम लोग जो गुस्सा पीते रहते हैं और अंदर ही अंदर दबाई रखते हैं और एड्रेस नहीं करते अपने गुस्से को, तो वो गुस्सा आप समझें कि अंदर जाके बिल्कुल ही ऐसा ही बन जाता है जैसे तेज़ाब है, यानी वो अंदर जो है वो घुलता रहता है और वो जहरीला बन जाता है आपके अंदर ही गुस्सा। और ये अनरिजॉल्व्ड एंगर जो है, इसको बिल्कुल हम मिसाल देकर समझा सकते हैं जैसे कोई ओपन वूंड हो, कोई खुला ज़ख़म हो, तो जब ज़ख़म को आप पट्टी नहीं लगाते तो वो जब खुला रहता है तो वो इन्फेक्शन ठीक नहीं होता है बल्कि और मामला ख़राब होता जाता है। तो अनरिजॉल्व्ड एंगर भी जब कोई पाल के रखता है, उसको रिजॉल्व नहीं करता है या एड्रेस नहीं करता है या प्रॉपर्ली उसको ठीक जगह पे चैनलाइज अगर नहीं करा, तो वो आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है। और हम आगे बात भी करेंगे कि क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इस तमाम जो गुस्से के। लेकिन एक चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है वो ये कि एंगर हमारा ऑल्दो कि एक नेचुरल इमोशन है, लेकिन ये हमारा प्राइमरी इमोशन नहीं है। ये नेचुरल इमोशन इस तरह से है कि हमारे ब्रेन का बाकायदा सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है, कुदरती तौर पर ही हमारे ब्रेन में ऐसे पार्ट्स हैं जो कि एंगर को रेगुलेट करते हैं और गुस्सा चढ़ाते भी हैं और ये तमाम चीज़ें, और उसकी कुछ रीज़न्स हैं। यानी गुस्से के मुख्तलिफ आप समझ लें कि कुछ एडवांटेजेस भी हैं, मैं अभी आगे चलकर उसको एक्सप्लेन भी करूँगी। लेकिन ये प्राइमरी इमोशन नहीं है, ये सेकेंडरी इमोशन है। यानी ये किसी इस गुस्से के पीछे कुछ रीजंस हो सकती हैं किसी गुस्सा आने में। यानी गुस्सा जो मेजरली अगर हम बात करें तो कोई 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसकी वजह से किसी को गुस्सा आ सकता है। कि या तो कोई हर्ट होता है यानी किसी बात से तो उसको गुस्सा आ सकता है, या कोई फ्रस्ट्रेटेड होता है यानी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम अगर होता है तो उसको गुस्सा आ सकता है, या फियर होता है किसी चीज़ का कुछ लूज़ करने का, तो हमें गुस्सा आ सकता है। कि ये 3 बेसिक रीज़न्स ही हैं कि या इनके कम्बिनेशन की वजह से ही किसी को गुस्सा आ सकता है, पर ये प्राइमरी इमोशन नहीं है। लेकिन आमतौर पर हम इसको प्राइमरी इमोशन ही समझकर डील करते हैं।
जब किसी को गुस्सा आता है तो वो कभी उसके पीछे रीजंस नहीं ढूंढता कि मैं गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं असल में हर्ट हूँ। प्राइमरी इमोशन ना होने से आपकी मुराद ये है कि ये किसी अंडरलाइंग कैफियत का एक आउटवर्ड इजहार है, ये कोई सेकेंडरी सिम्टम है, और असल में अंदर या अंडरलाइंग कोई हर्ट के इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं या कैफियत हैं, और ये उस तरह से प्राइमरी मामला नहीं है जैसे इसे समझा जाता है। बिल्कुल, जैसे ये नतीजा है किसी और चीज़ का। बिल्कुल, जैसे आमतौर पर लोग समझते हैं कि ये बहुत गुस्सीला है, इसको गुस्सा आता है। इवन मूड डिसऑर्डर्स में तो घर वाले यही समझते रहते हैं कि है ही गुस्से वाला, इसको आता ही गुस्सा है। तो इसको प्राइमरी प्रॉब्लम समझ के डील नहीं करना। ये जो मूड डिसऑर्डर्स में भी पेशेंट्स गुस्से में अपने आप को हर्ट करते हैं या किसी और को हार्म पहुंचाते हैं, तो बेसिकली उसके पीछे कुछ अंडरलाइंग रीजंस हैं। वो खुद पेशेंट किसी तकलीफ में है जिससे निकलना उसको खुद भी नहीं आ रहा और शायद उसको पता भी नहीं है कि वो किसी पेन में है। तो पीछे कुछ अंडरलाइंग रीजंस होती हैं, कुछ केमिकल इम्बैलेंसेस भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जब मूड डिसऑर्डर्स की बात करते हैं। तो इसको डील हमें सेकेंडरी इमोशन समझकर करने की ज़रूरत है। मैं बात कर रही थी कि क्या फंक्शंस हैं, यानी गुस्से के भी कुछ फंक्शंस हैं जिसकी वजह से कोई गुस्सा करता है, क्योंकि एक लॉ है कि हम वो ही काम करते हैं जिसका जो हमारे लिए वर्क करता है, जिसका हमें कोई बेनिफिट मिलता है तो हम वही काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि गुस्सा भी जो करता है तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट मिलता है तो ही वो गुस्सा कर रहा होता है, और वो डिफरेंट बेनिफिट्स की खातिर लोग गुस्सा करते हैं। जैसे यूजुअली गुस्से का इस्तेमाल लोग पावर प्रैक्टिस करने के लिए करते हैं कि किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए या किसी पर अपनी अथॉरिटी को शो करने के लिए लोग गुस्सा करते हैं। इसके अलावा गुस्सा एक एनर्जी बूस्टर भी है जो अक्सर एथलीट्स, स्पोर्ट्स पर्सन्स इस्तेमाल करते हैं कि जब उनको थोड़ा अग्रेसिवली खेलना होता है तो वो गुस्से का इस्तेमाल करते हैं। फास्ट बॉलर्स में, क्रिकेट में तो इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा नज़र भी आता है कि अपने आप को गुस्सा दिला के एक एनर्जी या एक परफॉर्मेंस के मोड में लेके आना। बिल्कुल ऐसा ही है। फिर गुस्सा सेल्फ प्रोटेक्शन के तौर पर भी बहुत से लोग करते हैं कि इससे पहले कि कोई हमें हमारी फॉल्ट्स याद कराए तो हम उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लोग गुस्से का इजहार करते हैं या गुस्से वाला मूड या बॉडी लैंग्वेज ऐसी बना लेते हैं, उनका काम उससे बन जाता है तो इसीलिए गुस्सा करते हैं। कुछ लोग मॉरल सुपीरियॉरिटी के लिए भी गुस्सा करते हैं कि बनता था गुस्सा करना, मेरा उसने ऐसी बात की है तो जायज़ है कि मुझे आगे से गुस्सा करके ही समझाने की ज़रूरत है, और इससे हमें लगता है कि हम जस्टिफाइड हैं, हम राइट पे हैं क्योंकि किसी ने हमारे साथ कुछ बुरा किया है तो बदले में गुस्सा करना तो जायज़ है। बहुत से अफराद कुछ फीलिंग्स को छुपाने के लिए भी गुस्से का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शेम को छुपाने के लिए कई दफ़ा गुस्से का इजहार करते हैं। जैसे ड्रग एडिक्शन में बहुत ये कॉमन चीज़ है कि जब ड्रग एडिक्शन के शिकार जो पेशेंट्स होते हैं तो वो कई दफ़ा अपनी शेम को, अपनी पेन को छुपाने के लिए ऊपर से एक शेल में, गुस्से वाला शेल उन्होंने बनाया होता है कि जिसमें उनको लगता है कि सब जायज़ है और मैं जो भी कर रहा हूँ वो जस्टिफाइड है, और घर वाले भी समझते हैं कि हाँ मतलब जस्टिफाइड है और उससे बात भी नहीं करते, तो एक उसको प्रोटेक्शन भी नेचुरली मिल जाती है। और बहुत से लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने के लिए भी गुस्से का इस्तेमाल करते हैं। इसमें अगेन ड्रग एडिक्शन भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम में ये है कि उसमें पेशेंट जो है वो गुस्से का इजहार करते हैं और ये बताना चाह रहे होते हैं कि इट्स नॉट माय फॉल्ट, आपकी वजह से ये सब हुआ है तो मेरे पे कोई जिम्मेदारी नहीं आनी चाहिए। तो गुस्से की कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं लोगों को, इसलिए कोई गुस्सा करते ही हैं। तो जब हम ये देख लें कि हमें क्या बेनिफिट मिल रहा है तो हम गुस्सा करते हैं, तो हमें फिर उन बेनिफिट्स पर थोड़ी सी नज़र डालनी चाहिए कि क्या वो बेनिफिट लॉन्ग टर्म है या सिर्फ शॉर्ट टर्म है। सिर्फ आज का दिन गुजारने के लिए कोई गुस्सा हम करते हैं, उसका कोई फ़ायदा हो रहा है या कोई उसके नुकसानात ज़्यादा हैं, तो ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत होती है। अभी आपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म की बात की, तो गुस्से में एक सेंस ऑफ कंट्रोल या अपना आप बहुत ताकतवर या इन कंट्रोल भी तो महसूस होता है, जिसकी वजह से इसके साथ होकअप हो जाना या इसके साथ एक ऑन गोइंग रिलेशनशिप सा इस कैफियत के साथ बन जाना, ये भी देखा जाता है। तो क्या ऐसा भी है कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की वजह से फिर लॉन्ग टर्म नुकसान इतने नज़र नहीं आते? थोड़ा बहुत इतराक हो सकता है,
लेकिन वैसे इतनी खूबसूरती से या डिटेल से या विविडली नहीं पता लगता कि आज मुझे जो फ़ायदा मिल रहा है मैं लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में अपने इमेज के हवाले से ये कॉस्ट पे करूँगा। तो क्या गुस्से की कैफियत में हमारी कुछ ना कुछ मत भी मारी जाती है? जी बिल्कुल। जब कोई उस वक्त गुस्से वाली कैफियत में होते हैं तो हमारे ब्रेन की दो पार्ट्स ही हैं। एक लॉजिकल ब्रेन है, उसको ह्यूमन ब्रेन भी कहते हैं, एक एनिमल ब्रेन है और इमोशनल ब्रेन भी उसको कहते हैं। तो बेसिकली ये जो गुस्से वाला एलिमेंट है ये इमोशनल ब्रेन से हमें मिलता है। और मैकेनिज़्म अगर हम स्टडी करें तो दोनों पार्ट्स को ब्लड जो है वो एक टाइम पर सप्लाई नहीं हो सकता, यानी एक पार्ट को ज़्यादा ब्लड सप्लाई होता है एक टाइम पे। तो जब कोई गुस्से में आता है या उसका ब्रेन ये डिटेक्ट करता है कि कोई गुस्से वाली बात है, क्योंकि ये भी हमारे ब्रेन का सिस्टम है कि वो खुद ही डिटेक्ट करता है कि गुस्से वाली बात है, तो वो नेचुरली हमारी ब्रेन की और बॉडी की फिजियोलॉजी भी चेंज कर देता है फिर ब्रेन को भी। तो जब गुस्सा आता है तो फिर ज़्यादा ब्लड इमोशनल ब्रेन में जा रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा लॉजिकल ब्रेन थोड़ा सा आप समझेंगे स्लो हो जाता है या थोड़ा बैक सीट ले लेता है, उतना एक्टिव नहीं होता। यही रीज़न है कि उस वक्त मत मारी जाती है। उस वक्त हम ऐसे फैसले कर बैठते हैं कई दफ़ा, या ऐसे मुँह से ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं, या कई दफ़ा फिज़िकली हम इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि हम उस वक्त लॉजिकली सोच नहीं सकते। और यही रीज़न है कि हमेशा आप देखें कि साइकोलॉजी में भी, इवन रिलीजन में भी ये सजेशंस ही होती हैं कि इंतज़ार करना, फ़ौरन रिएक्ट नहीं करना, पॉज देना जब गुस्सा आए। और उसके पीछे लॉजिक यही है कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है या जो लॉजिकल ब्रेन है उसको थोड़ा एक्टिव होने में मदद मिल सके और इमोशनल ब्रेन का जो बहुत एक्टिविटी बहुत तेज़ हुई होती है उसमें कमी आ जाए। और एक और बड़ी ज़बरदस्त बात यह है कि कोई भी शख्स हम किसी शख्स का जो गुस्से का लेवल है वो एक जैसा नहीं रह सकता कई दिन के तक। यानी खूबसूरती भी आप समझें, ये ब्लेसिंग भी है कि कोई भी शख्स एक ही इंटेंसिटी का गुस्सा सारे घंटे कई घंटे तक नहीं रख सकता, यानी उसमें आहिस्ता आहिस्ता कमी आना शुरू हो जाती है। और कोई चाहे भी तो एक्ट भी नहीं कर सकता कि मैं गुस्से वाला एक्ट। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो लॉजिकल ब्रेन थोड़ा सा ओवर पावर कर लेगा इमोशनल ब्रेन को। तो ये इस चीज़ का, इस मैकेनिज़्म को अगर हम समझें तो हम इस चीज़ से फ़ायदा भी उठा सकते हैं कि जब गुस्सा आता है तो उस वक्त रिएक्ट करने की बजाय ख़ुद को ये मैसेज देना कि मुझे थोड़ा पॉज लेना होगा, क्योंकि गुस्से में कोई अच्छी बात मुझसे नहीं निकलती, कोई सही फ़ैसला दिमाग में, कोई अच्छी सोच आ नहीं सकती गुस्से में। और कई दफ़ा तो ऐसे डैमेजेस हो जाते हैं गुस्से में जो कि बाज़ औक़ात रिवर्सिबल भी होते हैं। कई दफ़ा जैसे कुछ देर पहले हमने बात की कि गुस्सा एक सेकेंडरी इमोशन है, कोई प्राइमरी इमोशन नहीं है। तो कई दफ़ा सेहत की ख़राबी या दूसरे मामलात की ख़राबी की वजह से भी चिड़चिड़ेपन के नतीजे में गुस्से का रिस्पॉन्स या गुस्सीलापन सामने आता है। जैसे बुखार की कैफियत में गुस्से की तरफ रुझान ज़्यादा हो सकता है, या डायबिटिक्स में ये देखा गया है कि जब उन्हें ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव का सामना होता है तो उस वक़्त चिड़चिड़ापन और गुस्सा उनमें देखने में आता है। तो क्या गुस्से के हवाले से ये भी फ़ायदेमंद होगा कि हम देख लें कि कहीं और ख़राबी तो नहीं है जिसके नतीजे में चिड़चिड़ापन या गुस्सा उभर के सामने आ रहा है? जी बिल्कुल। सिम्टम्स की आपने जैसे बात की कि ये जो फिज़िकल सिम्टम्स होते हैं कई दफ़ा वो हमारे मूड को अफेक्ट करते हैं, और कई दफ़ा मूड भी हमारे फ़िज़िकल सिम्टम्स को अफेक्ट करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं कि किसी स्टेट में किसी वजह से गुस्सा आए तो बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले उन सिम्टम्स को एड्रेस किया जाए, क्योंकि ये चिड़चिड़ापन, जैसे आपने कहा, बहुत सी क्रॉनिक इलनेसेस में भी चिड़चिड़ापन पाया जाता है, जैसे डायबिटीज़ में, ब्लड प्रेशर में गुस्से का रुझान बहुत ज़्यादा कॉमन है, देखा भी गया। तो जब ऐसे मामला तो बहुत ज़रूरी है कि सिम्टम्स को भी देखें और साथ में, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को पर इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रही हैं। सिम्टम्स मूड को या थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, और थॉट्स और मूड फिज़िकल स्टेट को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है देखना कि सिम्टम्स किन वजह से चिड़चिड़ापन आ रहे हैं, तो उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हमें एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे और इसी मौजू को हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे।
माइंडलेस ईटिंग के ऊपर हम बात करेंगे। एंड माइंडलेस ईटिंग होती क्या है, जो कि वर्ड एक बज़ाहिर खुद भी कुछ ना कुछ झलक दिखा रहा है कि सोचे समझे बगैर खाना, या तो ज़्यादा खाना या फिर बहुत कम खाना। तो ये कैसे हम पे इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में आज हम आपसे बात करेंगे, और कैसे ये माइंडलेस मार्जिन या माइंडलेस ईटिंग कैसे हमें हेल्प कर सकती है वेट इंक्रीज़ करने में या वेट डिक्रीज़ करने में। सो जो लोग वेट इंक्रीज़ करने के बारे में भी हमसे पूछ रहे होते हैं, तो उनसे बेसिकली यही हम उनको बताना चाहेंगे कि जब जो चीज़ें हम, जो स्ट्रैटेजीज़ हम वेट डिक्रीज़ करने के लिए बताते हैं, उसका लेवर अगर आप उल्टी डायरेक्शन में घुमाना शुरू कर दें तो वही चीज़ें आपको वेट इंक्रीज़ करने में हेल्प करेंगी। जैसे हम कैलोरी काउंट की बात करते हैं, तो कैलोरी काउंट सिर्फ वेट कम करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, वेट ज़्यादा करने के लिए भी रिक्वायर्ड है। सिमिलरली हम अगर वॉक की बात करते हैं, तो इट डजंट मीन कि जिन्होंने वेट इंक्रीज़ करना है तो वो वॉक बिल्कुल ना करें। वॉक डेफिनेटली रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा बनाती है। वहम और वसवसों का इंसान के साथ बहुत चोली दामन का साथ रहा है, और अज़ल से इंसान इसमें गिरफ़्तार होता रहता है। और एक सईंग भी थी बहुत पहले, जो कि ये थी कि वहम का इलाज तो लुकमान हकीम के पास भी नहीं। अब मुझे नहीं पता लुकमान हकीम कौन थे और कहाँ थे, लेकिन मुझे ये बताया कि आज की दुनिया में जो सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, उसके ज़रिए OCD या वहम और वसवसों के साथ बड़ी कामयाबी से आप निपट सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की तामीर नौ कर सकते हैं। अगरचे ये बहुत कोई मुख्तसर काम नहीं, या ऐसा नहीं है कि आप कुछ दवा लें कुछ दिन के लिए तो फिर आप बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएं। अगरचे दवाएं मदद करती हैं वक्ती तौर पर और वहम और वसवसों से होने वाली अजियत को कम करती हैं, लेकिन ये दवाएं क्योरेटिव नहीं होती। क्योरेटिव सेल्फ डायरेक्टेड बिहेवियर थेरेपी है, जो कि 5 स्टेप्स का एक फार्मूला है, जिसे हम पहले 4 स्टेप्स हमने डिज़ाइन किए थे, लेकिन अब एक एक्स्ट्रा स्टेप पॉलिशिंग स्टेप है, जिसे तामीर नौ का स्टेप कहते हैं, वो भी साथ शामिल किया है, ताकि ये गारंटेड हो जाए कि OCD या वहम और वसवसों का दोबारा आपकी ज़िंदगी पे गलबा ना हो सके। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is उसकी आवाज़ आती Willing Ways Pakistan। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुस्से के बारे में बातचीत कर रहे थे, और ब्रेक पे जाने से पहले इस मौजू पे बात हो रही थी कि गुस्सा कई दफ़ा कुछ कैफियत और कुछ बीमारियों और कुछ तकलीफ़ों के नतीजे के तौर पर भी सामने आता है। हमने इस सिलसिले में डायबिटीज़ की बात की, बुखार की बात की, कुछ बात अधूरी रह गई थी, बस आप बात कर रही थी, प्लीज़ कंटिन्यू करें कि क्या कई दफ़ा सेहत की ख़राबी या कैफियत की ख़राबी या इमोशनल स्ट्रेस, ये चीज़ें भी अपने आप को गुस्से के तौर पर मैनिफेस्ट कर सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसे अभी बात की थी ब्रेक से पहले कि ये प्राइमरी इमोशन नहीं है, तो इसके ये सेकेंडरी इमोशन है और इसकी मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं। अंडरलाइंग रीज़न्स को तलाश करना बहुत ज़रूरी है कि किसी को गुस्सा क्यों आ रहा है। बाज़-औक़ात किसी को कोई क्रॉनिक स्ट्रेस से गुजर रहा होता है और उसकी मैनिफेस्टेशन ये होती है कि वो बात बात पे चिड़चिड़ा हो रहा होता है, वो हर किसी से लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है। बाज़-औक़ात किसी ऐसे रिलेशनशिप में कोई रह रहा होता है जो कि आर्गुमेंटेटिव होता है, हर वक्त लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं उस रिश्ते में, तो ऐसा शख्स जो है वो बाय नेचर जो है वो थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है और गुस्से में रहता है। इसी तरह से जैसे अगर कोई क्रॉनिक इलनेस का शिकार है या इवन ज़ुकाम बहुत अरसे से अगर किसी के रह रहे हैं या हेडेक बहुत ज़्यादा अगर किसी के रह रहे हैं, तो उस वजह से उसको बहुत ज़्यादा जो है वो कैफियत बिल्कुल ऐसे ही। इवन थकावट, जिस्म की अगर थकावट, अगर हम अगर रिलैक्सेशन ना अपने आप को प्रोवाइड करें या नींद पूरी ना की जाए, तो उस वजह से भी गुस्सा जो है वो
यूजुअली आता है। तो ये अंडरलाइंग रीजंस को देखना बहुत ज़रूरी है कि किसी को गुस्सा क्यों आता है, ताकि उनको उन रूट कॉजेज़ को एड्रेस किया जाए। ये भी फरमाइए कि गुस्से के बारे में बहुत सी गलतफहमियाँ भी मशहूर हैं, असल हकीकत क्या होती है, क्या गलतफहमी है, कुछ इस बारे में भी हमें बताएं। कई दफ़ा कुछ गलतफहमियाँ और खुशफहमियाँ भी हमें चीज़ों को सही करने से रोकती हैं। तो आर देयर एनी मिथ्स अबाउट एंगर दैट प्रिवेल? सबसे कॉमन मिथ तो यही है कि गुस्सा करना शायद कोई मर्दानगी की निशानी है, और जो गुस्सा नहीं करता, जो पैसिव है, तो वो मतलब उसको थोड़ा सीखने की ज़रूरत है कि बात कैसे करनी, वो इतना दिलेर नहीं, या वो इतना दिलेर नहीं है, डरपोक है। ये एक बहुत कॉमन मिथ पाया जाता है। और फिर इसको जेंडर से भी रिलेट किया जाता है कि लड़कों का तो आता ही गुस्सा है और लड़कों को तो गुस्सा करना भी चाहिए, और इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो अगर हम इन इमोशनल प्रॉब्लम्स की तरफ देखें तो ये बेसिकली तो एक वीकनेस की ही निशानी है कि जिसमें हमारा अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। यानी सबसे बहादुर शख्स तो वही हो सकता है जिसका अपने जज्बात पर कंट्रोल है, यानी जो गुस्सा कर सकता है लेकिन नहीं करेगा। तो बेसिकली अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाके देखें तो इमोशंस को कंट्रोल करना, हैंडल करने वाला ही बेसिकली निडर हो सकता है, जो अगर उस डेफिनेशन को अगर हम देखें तो। लेकिन निडर होना, बहादुर होने का मतलब ये समझा जाता है कि आप गुस्सा करें, और गुस्सा है भी इतना स्मार्ट कि गुस्सा आता भी उन लोगों पे ही है जिन पर गुस्सा हम निकाल सकते हैं, और ये अक्सर कमज़ोर पे ही आता है। ये कभी किसी पावरफुल शख्स पे नहीं आता उस तरह से गुस्सा, यानी इजहार हम उस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, अगर सैनिटी का कुछ इशू है, जैसे मेंटल इलनेसेस, बहुत कोई सिवियर साइकेट्रिक इलनेसेस हैं या कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, तो वो कर सकता है क्योंकि उसको वो उसकी इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन आम लोगों की अगर हम बात करें तो वो यूजुअली गुस्सा कमज़ोर पर ही निकालते हैं, सबऑर्डिनेट्स पे निकालते हैं, मुलाजमों पे निकालते हैं, या बेगम पे निकाल लेते हैं, या बच्चों पे निकालते हैं। लेकिन कभी उस तरह से ज़्यादातर वो किसी बड़े शख्स से जाकर गुस्से से बात नहीं करेंगे। तो ये एक तो इस मिथ को भी एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है कि गुस्सा करने वाला बड़ा बहादुर है और निडर है, और वो बड़ा दिलेर किस्म का शख्स है कि वो किसी के भी जो है वो साथ जो है वो गुस्सा हाथापाई शुरू कर देते हैं और गुस्सा करते हैं। एक तो इस तरह की चीज़। फिर ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने शुरू में शो में बात भी की, कि ये समझना कि गुस्सा पी जाना, अपने अंदर खामोश रहना, एंगर मैनेजमेंट का मतलब शायद ये है। ये समझा जाता है कि एंगर को मैनेज करने का मतलब है कि बस आप चुप रहें, खामोश रहें। ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है, और लोग इसको जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो फिर गुस्सा किसी और तरह से निकलता है। वो फिर जैसे मैंने एग्जांपल, यानी कि उससे वो गुस्सा रिजॉल्व नहीं होता या बेहतर नहीं होता, बल्कि अपना रुख बदल लेता है कहीं और अपने आप को। बिल्कुल, वो रुख बदल लेता है। वो या तो अपने ऊपर ही फिर वो गुस्सा, जैसे हमने डिप्रेशन की एक मिसाल दी, या तो वो इस तरह से कोई सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में चला जाता है। कोई अपने गुस्से को निकालता है जाके ढेर सारी शॉपिंग करके, कोई खाना खा के गुस्से को निकालने की कोशिश करता है। तो वो कहीं ना कहीं चैनलाइज, इस तरह से नेगेटिवली चैनलाइज कर लेते हैं। तो ये भी कोई इतना हेल्दी तरीका नहीं है गुस्से को पी जाना या अपने अंदर दबा के रखना। या और दूसरी तरफ ये भी मिथ है कि गुस्से का मतलब है बस वेंट आउट कर दो, जिस पर आ रहे हैं तो उसको जाके खूब सुना दो। ये भी एक बहुत बड़ी मिथ है कि गुस्से का मतलब है कि आप एक दफ़ा भड़ास निकाल दें किसी के ऊपर। और हम इस पे बात भी, मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम है उसमें हम बात भी करेंगे कि एंगर को मैनेज करने का मतलब ये नहीं है कि आप या तो भड़ास निकाल दो या फिर खामोश हो जाओ। कुछ मिडिल वे, कुछ हेल्दी तरीका भी होता है एंगर को मैनेज करने का। इसके अलावा कुछ स्टोरीज़ ऐसी होती हैं, यानी मेंटल स्टोरीज़ ऐसी होती हैं हमारे दिमाग में जो कि हमें गुस्सा दिलाती हैं। यानी दिमाग कुछ ऐसी सोचें सोचता है जिसकी वजह से गुस्सा और ज़्यादा आता है, और वो मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं सोचें। जब गुस्सा किसी पर आ रहा होता है तो कहानियाँ ये चल रही होती हैं दिमाग में कि इसकी हिम्मत कैसी हुई, इसने मुझे ये बात की, ये डिज़र्व करता है सामने वाला शख्स कि मैं इस पर गुस्सा निकालूं, बात ही इसने ऐसी की है, या मेरा गुस्सा जायज़ है। या कुछ लोगों को कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं हूँ ही ऐसा, गुस्सा मतलब ये मेरी नेचर है गुस्सा करना, तो गुस्सा तो करना इतना कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ लोगों के इस तरह की भी जब परसेप्शन होती है, अपने बारे में बिलीफ ऐसा होता है कि दैट्स हाउ आई एम, मैं हूँ ही ऐसा कि मैं गुस्से वाला बंदा हूँ।
तो फिर हम फिर इम्प्रूवमेंट अपने अंदर नहीं लाएंगे जब हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि बस मैं हूँ ही ऐसा और किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है मेरे अंदर। फिर गुस्से में कहानियाँ इस तरह की बन रही होती हैं कि मेरा कसूर नहीं था, सामने वाले का ही था, कि सामने वाला एट फॉल्ट है, मेरा कोई इसमें कोई उस तरह से रोल नहीं था। फिर गुस्से में इस तरह की स्टोरीज़ भी बन रही होती हैं कि इससे पहले कि वो आपको हार्म करें तो मैं ही पहले आकर तो है वो गुस्सा कर लूँ ताकि बचत हो जाए। यानी इस तरह की कुछ कहानियाँ जब दिमाग में बनती हैं गुस्से की तो फिर गुस्सा और आता है। कुछ लोगों का बिलीफ इस तरह का भी होता है कि गुस्सा नहीं करेंगे तो बात नहीं बनेगी, गुस्से के बगैर सामने वाला समझेगा नहीं मेरी बात, तो गुस्सा तो करना पड़ेगा। और ये तो बहुत एक कॉमन प्रैक्टिस है कि लोगों को लगता है कि गुस्से से ही शायद सामने वाले को बात समझ आती है। तो लोग वर्क प्लेस पे भी सबऑर्डिनेट्स को भी गुस्से करके समझा रहे होते हैं, इवन मुलाजमों के साथ भी गुस्से करके ही बात समझ आती है। और फिर उसके बाद वो बता भी रहे होते हैं कि इन लोगों को इज़्ज़त से या आराम से प्यार से बात समझ नहीं आती है। इवन वाइफ्स के बारे में भी इस तरह के ख्यालात जो है वो बहुत से लोगों के होते हैं कि इसको समझ नहीं आनी, यानी रोब दबदबा डालने का मतलब है कि आप गुस्सा करें और इन्फ्लुएंस करके अपनी बात मनवा लें। तो इस तरह की कुछ बिलीफ्स जब हमारे होते हैं, स्टोरीज़ जब कहानियाँ बनती हैं दिमाग में, तो गुस्सा ज़्यादा आता है। और जहाँ हम सिम्टम्स की बात कर रहे थे तो वहाँ पर इन थॉट्स पर भी काम करने की ज़रूरत होती है जो हमें गुस्सा दिलाती हैं। तो ये कुछ मेंटल स्टोरीज़ हैं जो दिमाग में। स्टोरीज़ की बात तो कुछ समझ में आ गई कि दिमाग में जो हम सोचते हैं या हमारा दिमाग सोचता है, जो हमारा गुमान होता है जिसका हकीकत से ताल्लुक़ होना ज़रूरी नहीं, हम अपने दिमाग में कई ऐसी खिचड़ियाँ पकाते रहते हैं, उसकी बुनियाद पर हमें गुस्सा आ भी सकता है और हमारा गुस्सा कायम भी रह सकता है और बढ़ भी सकता है और परपेचुअली फिर वो चलता रहता है। थॉट्स कैसे हमें गुस्सा दिलाते हैं? क्या कोई बिलीव्स ऐसे होते हैं या कुछ थॉट्स से मुराद आपकी सोचों का कोई ज़ाविया? बिल्कुल ऐसे ही पैराडाइम्स, ईमानियात अगर हम बात करें या सादा अल्फाज में, जो ख़ास तरह के सोचने का एक नज़रिया होता है और पैटर्न, एक हमारा थिंकिंग पैटर्न बना होता है और ये सॉफ्टवेयर की तरह हमारे ब्रेन में इंस्टॉल होता है। जिस तरह से मोबाइल में हम जो भी चीज़ें इंस्टॉल करेंगे, जो भी एप्लीकेशंस, तो वो मोबाइल उसी तरह से फंक्शन करेगा। तो हमारे ब्रेन में भी दो हिस्से हैं, एक हार्डवेयर है और एक सॉफ्टवेयर है। जैसे हमने अभी बात की थी एनिमल ब्रेन और ह्यूमन ब्रेन की, तो जो एनिमल ब्रेन है या इमोशनल ब्रेन है वो बेसिकली हार्डवेयर है जिसमें केमिकल्स हैं और जिसमें एंगर वाला एलिमेंट है जो हमारे ब्रेन की, बॉडी की फिजियोलॉजी को भी इवन हैंडल करता है। तो उसी तरह से एक पार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर का भी है। हार्डवेयर हिस्सा वो है जो कि केमिकल्स वाला है, जो कि ब्रेन के पार्ट्स वाला है। सॉफ्टवेयर वाला हिस्सा वो है जो कि सोचों वाला है, हमारे बिलीफ सिस्टम्स उसमें होते हैं, हम दुनिया को, अपने बारे में, लोगों के बारे में, फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं, वो सारे नज़रियात हमारे सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होते हैं। और ये जो गुस्से के बारे में जो हमारे इस तरह के बिलीफ हैं वो भी वहीं पे ही होते हैं। और ब्रेन को हम जो थॉट्स फीड करेंगे वो ज़ाहिर है उसी तरह से ही फंक्शन करेगा और कमांड भी फिर हमें वैसी ही मिलेगी हमारे मूड मिजाज को और हमारे बिहेवियर्स को। और यही वजह है कि जिन लोगों के इस तरह के बिलीव्स होते हैं, जैसे मैंने बात की कि लोगों को गुस्से की ज़बान ही समझ आती है, काम सिर्फ गुस्से से ही निकल सकता है, या ये सोचना कि सामने वाला डिज़र्व करता है मेरा गुस्सा, इस तरह की जब सोचें आती हैं, या ये समझना कि मैं ही अक्ल कुल हूँ या मैं ही हक सच की बात पे खड़ा हूँ और सामने वाला गलत है, या हम जब डिसएग्रीमेंट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, या हमारे अंदर बहुत रिजिडिटी है, हम बहुत ज़्यादा उतना लचक नहीं दिखाते जब हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम होता है, तो हम परेशान हो जाते हैं, हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सेट थी। तो इस तरह की जब ब्रेन में थॉट्स होती हैं तो गुस्से के चांसेस हमेशा ज़्यादा रहते हैं और चिड़चिड़ापन आम तौर पर भी फिर हम दिखाते हैं। गलत फहमियों और खुश फहमियों पर वापस आएंगे। अभी आपने हमें बताया कि कुछ ऐसे थॉट्स होते हैं जिनसे गुस्से को बढ़ावा मिलता है और सहारा मिलता है, तो क्या कुछ ऐसे मेंटल बिलीफ्स भी होते हैं जो गुस्से को बढ़ाते भी हैं, इन द फर्स्ट प्लेस पैदा भी करते हैं और सस्टेन करने में भी अपना रोल प्ले करते हैं? तो क्या ऐसे
बिलीफ्स भी होते हैं, कुछ ऐसे सोचने के अंदाज भी होते हैं? बिल्कुल, जैसे बिलीफ अगर किसी का जनरल बिलीफ है, ब्लेमिंग का बिलीफ बना होता है कि मेरी लाइफ का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में नहीं है और लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो और हम फिर हर अपनी ज़िंदगी के हर काम में हम दूसरों को ब्लेम और डिफरेंट एक्सटर्नल फैक्टर्स को जब ब्लेम करते हैं तो डेफिनेटली ये हमारे गुस्से को, चिड़चिड़ेपन को और फ्रस्ट्रेशन के लेवल को बढ़ाते रहेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ों में जहाँ पे हम बिला वजह में कंपटीशन फील अगर करना शुरू कर दें, ऑल्दो के जहाँ कंपटीशन की बात आती है तो वहाँ पे एंगर हमें समटाइम्स हेल्प भी करता है, जैसे स्पोर्ट्स में कंपटीशन में हमें हेल्प करता है, इलेक्शंस में इवन हेल्प करता है, कोई भी इस तरह का कंपटीशन, इवन पढ़ाई में अगर कंपटीशन है तो उसमें हमें हेल्प करता है। पहले ज़माने में जंगों में भी इस तरह की चीज़ें हेल्प करती, इवन शिकार में गुस्सा हेल्प करता था पहले, कि आपको वो फाइट और फ्लाइट वाला जो मोड है उसमें जाना पड़ता था, जो जब जंगलों में लोग रहते थे तो उसमें बहुत हेल्प कर सकता है ये गुस्सा। लेकिन आज के दौर में जहाँ चीज़ें इतनी इम्प्रूव कर गई हैं, जहाँ टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, जहाँ साइंस इतनी तरक्की कर गई है, वहाँ पर इस तरह का गुस्सा जो कि एक्सप्लोसिव एंगर है या जहाँ पर ज़ुबान से अच्छे तरीके से बात हो सकती है, वहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करें गुस्से का तो वो इतना हेल्प नहीं करेगा बल्कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। और अब शायद आज के दौर में ग्रेजुअली गुस्सा रिडंडेंट होता जा रहा है, उसकी इतनी ज़रूरत रहती नहीं जा रही जितनी ज़्यादा तरक्की आप देख रहे हैं बाकी चीज़ों में। और कौन से ऐसे मेंटल बिलीफ्स हैं, और जब आपने ये कहा कि आजकल इतनी ज़रूरत नहीं गुस्सा करने की, गुस्सा रिडंडेंट होता जा रहा है, तो अगर गुस्सा ना किया जाए तो क्या किया जाए? बहुत ज़रूरी है कि सीखने की ज़रूरत कि अगर गुस्सा आता है तो पहले तो उसकी रीजंस जैसे हमने बात की कि उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। फिर एंगर मैनेजमेंट को कि पहले तो एसेंस को समझना, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है यूजुअली कल्चर में कि गुस्से को भी को मैनेज करने के कोई तरीके होते हैं या करना भी चाहिए, गुस्से को कंट्रोल करने की कोई ज़रूरत भी है। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करना कि कोई मिडिल वे ज़रूर है जिससे हम अपने एक तो गुस्से को का इजहार अगर है, अगर जायज़ बात है गुस्सा आ भी रहे तो एटलीस्ट इजहार करना हमारे इख्तियार में कि किस अंदाज से हम इजहार करें। यानी गुस्सा जायज़ हो सकता है किसी भी बात पे, लेकिन उसका इजहार जिस अंदाज से हम करते हैं वो जायज़ नहीं हो सकता, कि बहुत से लोग उसका इजहार डिस्ट्रक्टिवली करते हैं। तो एक तो अपने हमें गुस्से के एक्सप्रेशन को चेंज करना, क्योंकि ये नेचुरल इमोशन है बहरहाल, और बहुत सी चीज़ों पे लोगों को गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसका इजहार एक्सप्रेशन डिफरेंट होता है। और जितने भी मूड डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स होते हैं जिनको मूड इश्यूज भी होते हैं, तो उनसे ये उनका इजहार ही बताता है कि उनको मूड प्रॉब्लम है। यानी कोई शख्स अगर गुस्सा करता है तो पता चल जाता है कि ये इसको प्रॉब्लम है, ये नहीं है, क्योंकि जिसको मूड प्रॉब्लम्स होगी वो सिर्फ गुस्सा ऊंची आवाज़ में बात करके नहीं करेगा, वो कोई चीज़ भी तोड़ेगा, वो कोई धमकी भी लगाएगा, वो चीखे चिल्लाएगा, वो हाथ पाँव भी अपने इस्तेमाल करेगा, वो ब्लैकमेल भी कर सकता है, तो और वो फिज़िकली हिट भी कर सकता है, और वो वर्बली भी बहुत सा अब्यूसिव या अग्रेसिव हो सकता है। तो इजहार से ही पता चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। और जितने भी पेशेंट्स की फैमिली से जब हम पूछें कि गुस्सा जो है वो आता है तो क्या करता है, तो वहाँ हिस्ट्री से पता चल जाता है कि मूड प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मूड प्रॉब्लम्स में पेशेंट के ऊपर इख्तियार नहीं रहता कि वो अपने इमोशंस को हैंडल कर सकें, गुस्से को काबू में रख सकें, और क्योंकि ज़्यादातर उनको मूड ही इन्फ्लुएंस कर रहा होता है, और उनका जो इमोशनल ब्रेन है वो ही ज़्यादातर उनको ऑपरेट कर रहा होता है, उनके फैसलों को भी, उनके रवैयों को भी, इवन उनकी थॉट्स को भी। आपकी बात से तो ऐसा लगता है जैसे गुस्सा तो काउंटर प्रोडक्टिव है, लेकिन गुस्से की बढ़ी हुई शक्ल दरअसल बीमारी या बीमार रवैयों की तरफ इशारा करता है जी। तो क्या जब हमें या हमारे इर्द गिर्द लोगों को अपना गुस्सा एक ख़ास हद से बढ़ा हुआ दिखाई दे
तो क्या इस सिलसिले में फिर किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से सलाह करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, हेल्प लेना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर एंगर का इशू है और वो इतना सिग्निफिकेंट है कि वो हमारी सेहत को भी ख़राब कर रहा है, हमारे रिश्तों को भी ख़राब कर रहा है, हमारे मूड को भी हर वक्त अपसेट करता है, हमारे कामकाज पे भी जो हमारी परफॉर्मेंस है उसको भी अगर अफेक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली फिर इसको सीरियस मसला समझ के डील करना चाहिए और एक प्रोजेक्ट की तरह डील करना चाहिए। और ये जो एक झिझक है कि हेल्प लेना और शायद किसी साइकेट्रिक प्रॉब्लम की वजह से हेल्प ली जा सकती है, और अगर किसी को कोई इमोशनल प्रॉब्लम है या अगर सिर्फ एंगर का प्रॉब्लम है तो उसके लिए गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है, वो कोई हमारे अपने बस की बात है, तो बाज़ औक़ात गुस्सा हमारे बस की बात नहीं रहता उस तरह से। अगर ये क्रॉनिकली अगर हम इसमें इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा गुस्से में बहुत अरसे से रह रहे हो। हम अगर डैमेजेस की बात करें तो डैमेजेस एंगर के बहुत ज़्यादा हैं। इसके डैमेजेस फ़िज़िकल लेवल पे भी हैं और इसके डैमेजेस साइकोलॉजिकल लेवल पे भी हैं। अगर मैं सिर्फ खाली फ़िज़िकल लेवल की ही बात करूं तो बहुत अरसे से जो लोग गुस्से में रहते हैं, हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, तो साइंटिफिकली अगर हम देखें तो उनके बॉडी में एक स्टेट आती है जिसको कहते हैं हेट्रोस्टेसिस स्टेट, जिसमें आपकी जो ओवरऑल जो फिजियोलॉजी है उसमें इम्बैलेंस आ जाता है। यानी अदरवाइज अगर हम एक स्टेबल स्टेट देखें उसको होम्योस्टेसिस कहते हैं, कि जिसमें आप की तमाम तर फिजियोलॉजी केमिकल्स ब्रेन के, बॉडी के हार्मोन्स, ये एक स्टेबल स्टेट में रहते हैं। लेकिन जो लोग क्रॉनिक लेवल पे गुस्से में रहते हैं तो उनकी बॉडी में फिजियोलॉजिकली इम्बैलेंसेस आते हैं, हार्मोन्स में भी और ब्रेन के केमिकल्स में भी। और उस कैफियत की वजह से पेशेंट्स क्या क्या चीज़ें फेस कर सकते हैं, उसमें स्लीप प्रॉब्लम है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं जो कि क्रॉनिक लेवल में के तौर पर गुस्से में रहते हैं। इसके अलावा हार्ट प्रॉब्लम्स जो हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्चेस ये बताती हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंटली गुस्से में रहते हैं और उनको हार्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। ब्लड प्रेशर के इश्यूज़ का बहुत बड़ा लिंक है गुस्से के साथ। इसके अलावा डायबिटीज़ के इश्यूज़ भी एंगर से रिलेट किए जाते हैं। स्टमक अल्सर्स बहुत सारे जो हैं कहे जाते हैं कि वो उसका ताल्लुक बेसिकली गुस्से से है। माइग्रेन्स जो होते हैं या जनरल जो हेडेक्स हैं उसका ताल्लुक, इवन बॉडी एक्स, बहुत से लोगों को स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट में बेहतरी के साथ जिस्मानी दर्दें जैसे कमर में दर्द होना, पट्ठों में दर्द होना, इस तरह की कैफियत को बेहतर होते देखा गया है। और बहुत सारे डॉक्टर्स को रोज़ाना अपने क्लिनिक्स में ऐसे मरीज़ों को देखने का मौका मिलता है जिन्हें बीमारी से ज़्यादा गुस्से की कैफियत की वजह से डाइजेशन की, स्टमक की, ब्लड प्रेशर की और बाकी बीमारियों की ज़्यादा ख़राबी का सामना था। हमें वक्त की कमी का सामना है इस वक्त और हम अपने प्रोग्राम को नेक्स्ट टाइम एंगर के मौजू पर ही रैप अप करेंगे। अभी हमने प्रोग्राम को वाइंड अप करना है इस वीक के लिए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक वेडनेसडे शाम 5 से 6 बजे दोबारा आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।